Question number 9th. The following table shows all the necessary information on the available supply to each warehouse, the requirement of each market and the unit transportation cost from each warehouse to each market. सारा डिटेल हमें दिया हुआ है, किस वेयरहाउस में कितनी सप्लाई है, किस मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग. We have warehouse markets 1, 2, 3, 4 supply requirement, or the data is balanced also 45-45. The shipping clerk has worked out the following schedule from his experience. ये क्लर्क ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है. It's not based on Vogel's method. This is based on his personal experience. Let's see. उन्होंने अलॉटमेंट किया है 12 यूनिट्स फ्रॉम A to 2, 1 फ्रॉम A to 3. इस तरह से उन्होंने पूरा अलॉटमेंट हमें करके दिया है. You are required to answer the following. Check and see if the clerk has the optimal solution. क्लर्क ने जो अलॉटमेंट किया है उसको हमें चेक करना है क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं. फाइंड द ऑप्टिमल शेड्यूल एंड मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट. फाइंड द ऑप्टिमल शेड्यूल बोला है, इसका मतलब क्लर्क का ऑप्टिमल नहीं होगा, तभी हमें फाइंड करना होगा. इतना हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के 99% तो नहीं होगा, हो सकता है कि कभी हो भी जाए, बट क्योंकि बोला है तो मतलब शायद नहीं होगा. एंड मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट वो भी हमें फाइंड करना है. एंड इफ द क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय अ करियर ऑफ रूट C to 2, रूट C से 2, अभी तक क्लर्क ने C से 2 तक एक भी यूनिट अलॉट नहीं किया. अगर कोई करियर उनके पास में आता है हु ऑफर्स टू रिड्यूस हिज रेट इन द होप ऑफ गेटिंग सम बिजनेस, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन रेट कम करना चाहता है, कॉस्ट हमारा कम हो जाए C से 2 तक का. By how much should the rate be reduced before the clerk should consider giving him an order? क्लर्क उसको ऑर्डर देने के बारे में सोचे, सिर्फ सोचे लिखा है, मतलब आपको पूरे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना कि इतना होगा तो वो दे देगा. हमें क्या बताना है, कम से कम इतना तो वो कम करे, तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं. तो दूसरे जितना चार्ज कर रहे होंगे उससे अगर वो रिड्यूस लेगा तो ही हम उसके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे. ओके सबसे पहले तो क्लर्क ने जो अलोकेशन किया है हमको उसकी ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करना है. तो क्लर्क ने जो अलोकेशन किया है उसको टेबल में मैट्रिक्स में बना लेते हैं. टेबल आई अगर आप बनाओगे तो आपको एडिशनल U एंड V का कॉलम चाहिए. वोगल्स यूज नहीं किया, आपको तो ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है ना. तो फिर हम लोग के मेथड से जो मिनिमम कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट और ये कॉस्ट को कंपेयर करेंगे. अगर वो कम है तो फिर वो भी कर सकते हो, बट इट वुड बी बेटर इफ यू डू लाइक दिस, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ ऑप्टिमम ही उसको प्रूव करना है आपको कि वेदर इट इज ऑप्टिमम और नॉट. आपको वोगल्स यहाँ पर यूज ही नहीं करना है कहीं पर. जब भी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने को आया, अगर उसका ऑप्टिमम नहीं हुआ तो आपके नेगेटिव में आंसर आ जाएगा. उसने अलोकेट करके आपको दिया है, आप उसका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करो. अगर ऑप्टिमम नहीं होगा तो मतलब हमारे जो टेबल IJ के वैल्यूज आएंगे, डेल्टा IJ के, उसमें से कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी. दैट मीन्स इट्स नॉट ऑप्टिमल. फिर वो लूपिंग करके वी विल फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ओके allocations are not equal. 12 plus 1 plus 9 plus 15 plus 7 plus 1 45 है मेरे ख्याल से. है क्या हुआ है? Five, 2, 4, 3. This is for 1, 2, 3 and 4. A, B, C. 4, 8, 1, 6, 4, 6, 7, 5. Allocation दिया है 12 यूनिट्स फ्रॉम A to 2,
1 unit from A to 3, 9 from A to 4, 15 from B to 3, 7 from C to 1 and 1 from C to 3. These are the allocations given. क्या इस पे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किया जा सकता है? चेक द डिजेनरेसी. नंबर ऑफ allocations are 6 and m 4 plus 3 minus 1, this is again 6. So it is non degenerate. तो हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. मैक्सिमम allocation in the first row, इसकी वैल्यू 0 ले लें. Then find the values. 2, 4, 3. This is 4, so this will be 3. This is 3, so this will be 1. 4 minus 3. And that's it. U and V values आ गई. Now we can make table J. Whenever you are making table I, table J, table delta Ij, एक एक लाइन आपको हर बार लिखनी पड़ेगी. एग्जाम में एक ही बार आएगा क्वेश्चन, इतनी बार नहीं आएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ ऐसे ही वैल्यूज नहीं डाल के आ रहे हो. यू आर राइटिंग दैट u प्लस वी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड सेल, देन वैल्यू ऑफ अनअलोकेटेड सेल इज इक्वल टू u प्लस वी फॉर टेबल j. टेबल डेल्टा ij इज टेबल i माइनस टेबल j. वो एक्सप्लेनेशन ऑलवेज यू विल मेंशन इन द एग्जाम. All the allocated cells we will cancel out. टेबल डेल्टा इज जब आप बनाओगे बाकी सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव हैं. द लास्ट वैल्यू विल बी 5 माइनस 6, दैट इज माइनस 1. सिंस वन वैल्यू इज नॉन जीरो और नॉन पॉजिटिव या इट्स लेसर देन जीरो, नेगेटिव है, वी कैन से दैट दिस सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. तो हमें इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. नाउ फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन वोगल्स मेथड हमें नहीं लगानी है. हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें लूपिंग से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है. सो वी विल फॉर्म अ लूप. यहाँ से ऐसी लूप बनानी है हमें सो दैट इट कैन कवर ऑल दी अलोकेटेड सेल्स. बाकी तीनों कॉर्नर अलोकेटेड सेल्स पे जाएं. दिस विल बी द लूप. ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब इससे जो आंसर आएगा वो भी ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमल ही हो, क्योंकि ये तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे था. इसमें आप सिर्फ 2-4 जगह चेंज करके आप बोल नहीं सकते वो ऑप्टिमल ही होगा. तो जो आंसर इससे आएगा उस पे अगेन यू विल हैव टू अप्लाई ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. वापस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करोगे. जब ऑल्टरनेट सोल्यूशन आप निकालते हो तब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू हैव जीरो, जब जीरो होता है ना, दैट मीन्स यू आर जस्ट वर्किंग एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन. ऑलरेडी आपके पास एक सोल्यूशन है जो ऑप्टिमल है, अब उसका सिर्फ एक ऑल्टरनेट आप निकाल रहे हो. बिकॉज द वैल्यू वाज जीरो, तो एक ऑल्टरनेट है जो एग्जिस्ट करता है और वो इस मेथड से निकल जाएगा. तो जो भी निकलेगा वो ऑप्टिमल ही होगा, क्योंकि आप ऑप्टिमल का ही ऑल्टरनेट निकाल रहे हो. बट ये नॉन ऑप्टिमल है,
इससे जो सोल्यूशन निकलेगा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑप्टिमल ही हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। इसको रीशफल करोगे पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से और फिर वापस से टेबल आई जे डेल्टा आई जे दोबारा बना के देखोगे जब तक कि सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव नहीं हो जाए। सो द रिजल्टेंट टेबल विल बी revised allocations नेगेटिव कॉर्नर्स आर 1 and 9, इसमें से लीस्ट इज 1, तो 1 कम करेंगे, इस पे कोई एलोकेशन नहीं बचेगा। अच्छा इसमें ऐड करना है, दिस इज पॉजिटिव, सॉरी, दिस विल हैव 2, इसको लेस करेंगे 0, देन इसमें से लेस करेंगे 8, 6 एंड हियर इट विल बी 1। नाउ अगेन इस पे हमें टेस्टिंग करनी है, तो वापस से इसका टेबल आई बनाएंगे। चाहो तो इसी में ही एक्सटेंड कर दो u और v वैल्यूज, इसी में ही आगे एक रो एक कॉलम और बना लो या फिर अलग से एक और बार टेबल बनाओ। You'll have to. फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला है चेक वेदर द क्लर्क्स एलोकेशंस आर ऑप्टिमल, सो दे आर नॉट ऑप्टिमल। देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमल शेड्यूल। तो ऑप्टिमल शेड्यूल के लिए आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या तो दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करो, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन शुरू से लगाओ, उसके बाद फिर उस पर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करो, या फिर इसी पे ही लूपिंग करके ऑसिलेट कर लो, चेंज कर लो। दो नेगेटिव पॉइंट्स थे, दोनों में यू विल चेक द एलोकेशन, जो कम होगा दैट विल बी अवर सिलेक्शन। 1 हमने सिलेक्ट करा, जहाँ जहाँ नेगेटिव था वहाँ पे हम 1 को लेस करेंगे, तो ये 1 - 1 0 हो गया, 9 - 1 8 हो गया। जो पॉजिटिव्स है उनमें 1 को ऐड करना है, सो 1 + 1 विल बी 2 एंड 0 + 1 विल बी 1। ये आ गया।
टेबल डेल्टा IJ वैल्यूज ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन। और हमें मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करनी है ना, मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो इट विल बी 2 × 12, 4 × 2, 3 × 8, 1 × 15, 4 × 7 and 5 × 1, कितना 104। This is the minimum shipping cost. हो गया। अभी देखो थर्ड पॉइंट, इफ द क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय अ कैरियर ऑफ रूट C22 who offers to reduce his rate in the hope of getting some business, by how much should he reduce the rate? एक क्लर्क आया है जो हमें C से 2 तक का रूट ऑफर कर रहा है, ये वाला रूट। ये जो करियर है ये चाह रहा है कि मैं अपना कॉस्ट रिड्यूस कर दूं, मैं आपको कम रेट लगा दूंगा, आप मुझे बिजनेस दे दो। ओके, कितना से इसको रिड्यूस करना चाहिए सो दैट वी कैन थिंक अपॉन कि हाँ हम इसको कुछ दें, इससे हम ट्रांसपोर्टेशन करवाएं। ऑलरेडी C से जो गुड्स जा रहे हैं वो 4 रुपीज़ पे जा रहे हैं। ओके, दैट मीन्स ये क्लर्क अगर हमें 6 रुपीज़ पे ऑफर कर रहा है हम नहीं मानेंगे। 2 पे जो गुड्स जा रहे हैं A से वो 2 रुपीज़ पे ही जा रहे हैं। ओके, बट A से 2 का डिस्टेंस कैन बी सम डिफरेंट डिस्टेंस, हो सकता है कि वो डिफरेंस कुछ और हो। वैसे ही C से 1 का जो डिस्टेंस है वो भी कुछ और होगा। तो डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि C से 1 के लिए वो 4 रुपए में ही भेज रहा है तो भी 6 रुपए क्यों देगा। हम सीधा ये नहीं बोल सकते ना C से 1 तक वो 4 रुपए में भेज रहा है। मैं आपको बोलूँ कि बंगाल से गुड्स गुजरात तक जा रहे हैं तो 100 रुपीज़ लग रहे हैं, आप कन्याकुमारी पहुंचाओगे तो भी 100 रुपीज़ ही लो। इज इट फीजिबल? नहीं, हम एग्जैक्ट अमाउंट ये नहीं बता सकते कि वो 4 रुपीज़ पे ही होगा, लेकिन हमने यहाँ पर अलोकेशन किया है। मैक्सिमम जो हमारी क्वांटिटी है, हमारा जो सोल्यूशन है अगर उसको देखें तो हम इधर अलोकेट कर रहे हैं, इधर अलोकेट कर रहे हैं। हम इन अलोकेशंस को कब चेंज करेंगे, इनसे हटा के हम इस पे अलोकेट कर दें। ओनली व्हेन दिस कैरियर इज गिविंग अस रिड्यूस्ड कॉस्ट, वो हमें इन दोनों से कम अगर कॉस्ट देगा तो ही हम इस पे अलोकेट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो हम अलोकेट नहीं कर सकते। तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 तक तो जाएगा, अगर या तो 2 तक जाए तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा ही वी कैन बी मोटिवेटेड कि हमें इसको देना है बिजनेस। लेकिन अगर वो 4 तक भी जाता है, वो अपना कॉस्ट 4 तक भी लेके आता है, तो भी हम सोच सकते हैं कि हम ये वाले यूनिट्स इसकी जगह इससे भिजवाएं। हमसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पूछा है, आप फाइंड कर भी नहीं सकते, बिकॉज यू डू नॉट नो कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। एग्जैक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट। आपसे सिर्फ ये पूछा है कितना कॉस्ट रिडक्शन वो करे सो दैट यू कैन कंसिडर, आप सोचो तो उसके बारे में कि आप उसको गुड्स दे सकते हो। तो एटलीस्ट अगर वो 4 तक भी ले आता है तो शायद हम एक बार सोच सकते हैं कि ये जो 7 यूनिट्स हम इसको दे रहे हैं उसकी जगह हम इसको देने लगे, सोच सकते हैं। इवन देन इट्स नॉट कन्फर्म कि हम इसी को दे ही देंगे, बट वी कैन थिंक ओवर, ये हो सकता है हम ये 7 यूनिट्स इसको दें, करेक्ट। बट अगर हमने ये 7 यूनिट्स इसको दिए, इसका मतलब यहाँ पर 12 यूनिट्स नहीं अलॉट किए जा सकते। 7 यूनिट्स अगर आप इधर अलॉट कर दो, इफ़ यू आर अलॉटिंग 7 यूनिट्स ओवर हियर, तो यहाँ पर आप एट मैक्स 5 यूनिट्स ही अलॉट कर सकते हो। ओके, और ये वाला जो हमारा डेस्टिनेशन है फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट डेस्टिनेशन के पास कोई गुड्स नहीं है, इसको तो हमने गुड्स ही नहीं भेजे ना। हमारा जो करियर C वाला था वो फर्स्ट डेस्टिनेशन को गुड्स भेज रहा था, अब इसके पास कोई गुड्स नहीं जा रहे क्योंकि हमने उसका अलॉटमेंट यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर दिया। हमें गुड्स इसको भी भेजना है, हमने जो अलॉटमेंट इधर कम किया वो अलॉटमेंट हम इधर बढ़ा सकते हैं। या आया समझ में? जो अलॉटमेंट इधर से कम हो रहा है इस वाले पॉइंट से, हम इस A कैरियर के गुड्स C को दे रहे हैं, तो अब A को बोलेंगे कि आप कुछ गुड्स 1 पे ले जाओ, क्योंकि आपके कुछ यूनिट C ले जा रहा है, तो C जहाँ ले जा रहा था वहाँ पर अब आप डिलीवर कर दो, करेक्ट। बट ये कब पॉसिबल है?
अगर आप देखो तो अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन देखें, इन दैट केस हमारा कॉस्टिंग कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 एंड 7 इंटू 5, टोटल 45 रुपीज़ हमें यहाँ पर लगेगा। हम अगर ए को इस तरह से अलॉट करें तो हमारा 45 रुपीज़ ए पे चार्ज होगा, और सी पे कितना चार्जिंग होगा, 7 इंटू 6, सॉरी वो रेट कम करेगा ना, अगर मान लो वो भी हमें 4 रुपीज़ ही ऑफर करता है, सो दिस विल बी 28। ओके, टोटल हमारा कॉस्ट ये कितना लगा, केवल इतने एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट को तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं। कितना, 73 रुपीज़ लगा। प्रेजेंटली इधर कितना कॉस्ट लग रहा है, 24 उसका और 28, टोटल केवल 52 ही लग रहा है। मतलब अगर ये 4 रुपीज़ भी कर देगा तो भी हम इसको गुड्स नहीं देने वाले हैं। एट मैक्स हम जो भी इसमें रीशफलिंग करेंगे, हम 52 रुपीज़ जो प्रेजेंट कॉस्ट लग रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। प्रेजेंट कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं 52 रुपीज़, उससे ज़्यादा हमें एक पैसा भी पे नहीं करना है। आया ये समझ में? तो रीशफलिंग तभी पॉसिबल है जब ये कोई ऐसा रेट दे कि हमारा कॉस्टिंग ये 52 तक पहुंच जाए। 52 तक अगर हमें इसे पहुंचाना है तो ये क्या रेट देगा, इन दोनों का कॉस्ट तो फिक्स हो गया, ए तो अपना कॉस्ट नहीं चेंज कर रहा है ना, तो ए का कॉस्ट तो सिर्फ यही रहेगा, 45 रुपीज़ ही रहेगा। कॉस्ट में चेंज कर रहा है सी, नॉट ए, तो सी कितना रेट दे ताकि हम 52 ही टोटल कॉस्ट पे वर्क करें। 52 माइनस 45, एट मैक्स हम 7 रुपीज़ ही इसको पे कर सकते हैं, 1 रुपी। अगर सी 1 रुपी ऑफर करता है ओनली देन हम सी को कुछ गुड्स दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। आया समझ में? लिखो, when courier C to 2 reduces its prices, when courier C to 2 reduces its prices, the allotment done for C to 1, the allotment done from C to 1 shall be shifted from C to 2, from C to 2. In such case courier A who is right now delivering goods, courier A who is right now delivering goods to 2 shall have to deliver part of his allocation to 1, part of his allocation to 1. Presently the cost incurred for the relevant allocations are फिर नीचे लिखो A to 1 sorry A to 2, A is delivering to 2 right now, A to 2 into 12 24 rupees, 2 into 12 24 rupees, and C to 1 4 into 7 28 rupees.
total 52 rupees. After reallocation, A will deliver 7 units to 1, 7 units to 1 and 5 units to 2. 7 units to 1 and 5 units to 2. That will cost 7 into 5 plus 2 into 5, that is 45 rupees. 7 into 5 plus 2 into 5, that is 45 rupees. Thus, C can be given, or C can charge a maximum rate of 1 rupee per unit. 1 rupee per unit, in brackets write total 7 rupees for 7 units allotted. Total 7 rupees for 7 units allotted at max. After closing the bracket, write at max. मैक्सिमम वो 1 रुपी ही चार्ज कर सकता है, अदरवाइज हम उसको कोई ऑर्डर नहीं देंगे. Then last question number 10th will be your homework. So this will finish our transportation chapter.